फोर्सेस की बात करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। हमने स्टार्टिंग से एक चीज समझ में आ गई हमारे कि इफ यू आर अप्लाइंग समथिंग एक्सटर्नली, कुछ बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाते हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो बॉडी को वो फोर्स पसंद नहीं आती है, तो वो उसको रिस्पॉन्स देती है। वही रिस्पॉन्स जो हम पढ़ते हैं उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसको हमने अलग अलग इंटरनल फोर्सेस का नाम दिया है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी इंटरनल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, उसको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। और एक चीज हमेशा हमें पता है स्टार्टिंग से ही कि जब भी किसी फोर्स की बात की जाती है तो फोर्स का मतलब होता है इट विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस इनटू द एरिया ऑन विच दैट फोर्स इज एक्टिंग। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन एरिया। आपने किसी को टेंशन दिया, उसको इंटरनली स्ट्रेस हुआ, ऑब्वियस सी बात है इफ यू आर गिविंग टेंशन टू समबडी देन द बॉडी विल डेवलप द इंटरनल टेंसाइल स्ट्रेसेस ओनली। और वो इंटरनल टेंसाइल स्ट्रेसेस को जब जितने एरिया में वो डेवलप हुए हैं मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इंटरनल फोर्स आ जाएगा। फाइन। तो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा सकते हो, इंटरनल स्ट्रेस बॉडी में डेवलप होगा, वही स्ट्रेस एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड दैट स्ट्रेस व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इट विल गिव यू द इंटरनल force. Fine. And one more thing, we always know that whenever you will multiply the force with some perpendicular distance, what we will get is the bending moment. This is force into perpendicular distance, which gives us the term that is known as the bending moment. Fine. So let's begin this thing with the very first force, that is the axial force. Now, what is the axial force? We all have heard about axial force. मैंने आपको पहले भी बताया है axial force. Axial force can be of two different types. That is, it can be either tensile force, it can be either tensile force, or it can be either compressive force. या तो ये tensile force होगा या ये compressive force होगा, दोनों में से ये एक टाइप का force बना होगा. Either it can be the tensile force or it can be the compressive force. ये होता है axial फोर्स. एक्सियल फोर्स को एक्सियल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक्सियली लग रहा होता है. इसका मतलब ये होता है दिस फोर्स इज बेसिकली एक्टिंग अलोंग दिस पर्टिकुलर लेंथ दैट इज नोन एज द एक्सियल लेंथ ऑफ द बॉडी. दिस इज द एक्सियल फोर्स जो एक्सिस के अलोंग जा रहा होता है. कौन सी एक्सिस के अलोंग जा रहा होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जा रहा होता है. दिस इज नोन एज एक्सियल फोर्स. दिस इज एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. दिस इज नोन एज एक्सियल फोर्स. फाइन. एक्सियल फोर्स मैंने आपको बताया या तो ये टेंसाइल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी वी हैव एंड वी आर अप्लाइंग एक्सियल फोर्स ऑफ p किलो न्यूटन. दैट इज द टेंसाइल फोर्स आपने अप्लाई किया. नाउ यू आर अप्लाइंग द टेंसाइल फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी और ये बॉडी टूट नहीं रही किसी भी पॉइंट से. आप इसको पकड़ के दोनों तरफ से खींच रहे हो. यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेच दिस पर्टिकुलर बॉडी फ्रॉम बोथ द साइड बट दिस बॉडी इज नॉट गेटिंग ब्रोकन फ्रॉम एनी ऑफ इट्स सेक्शन. कहीं से नहीं टूट रहा है. इसका मतलब क्या है? ये हर पॉइंट पे इस फोर्स को, हर पॉइंट पे इस फोर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है. इसका मतलब हर पॉइंट पे इस फोर्स का इफेक्ट कैंसिल हुआ है. मैंने आपको कल समझाया था कि बॉडी whenever has strength greater than the load which is being applied on that particular body, the body will remain safe. body तभी टूटेगा जब उसकी internal strength, internal force, external force से कम रह जाएगी. अगर ये बॉडी नहीं टूट रही, इट मींस दैट इंटरनली ये सफिशिएंट है इस फोर्स को हैंडल करने के लिए. पढ़ाते चले जाओगे तो एक टाइम आएगा जब ये जाके फ्रैक्चर हो जाएगा. उस केस में क्या होगा? जो टोटल फोर्स इसके अंदर डेवलप हो रही होगी अब वो इसके बराबर या इससे ज्यादा नहीं होगी. फाइन. तो लेट्स कंसीडर कि हमने एक सेक्शन ले लिया. इसी चीज को एनालाइज करने के लिए व्हाट वी डिड इज दैट वी हैव कंसीडर्ड अ सेक्शन लाइक दिस. आपने ये सेक्शन कंसीडर कर लिया है एंड व्हाट वी नो दैट कि ये बॉडी नहीं टूट रही है, ऐसा हम जानते हैं. इसका मतलब हर पॉइंट पे, हर सेक्शन पे न्यूट्रलाइज हो रहा होगा सारा फोर्स का इफेक्ट. फॉर एग्जांपल अगर ये P लग रहा है, तो अगर ये P लग रहा है और ये बॉडी इस सेक्शन से भी नहीं टूटा होगा, इट मींस दैट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन आल्सो द इफेक्ट ऑफ P विल बी न्यूट्रलाइज्ड. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेक्शन and this is a section. These two sections are attached to each other. They are not getting broken off with the effect of P. ये दोनों इस P की वजह से अलग नहीं हो रहे हैं. इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ होगा वो इस सेक्शन पे फोर्स डेवलप हुआ उसके बराबर होगा. तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा और अल्टीमेटली इस पोजीशन पे, इस सेक्शन पे जीरो फोर्स आया होगा. इसकी वजह से ये दोनों सेक्शन पे अलग अलग नहीं होगा और ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा. इसका मतलब अल्टीमेटली बॉडी में कोई भी फोर्स नहीं आ रहा होगा जिसकी वजह से बॉडी टूटेगी नहीं या बढ़ेगी नहीं. तो व्हाट एग्जैक्टली द केस इज कि ये P का इफेक्ट है. इस P के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉडी इंटरनली टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप करेगी अपोजिट. ये मान लो सिग्मा है टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये पूरे इस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. सिमिलरली इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दिस P, दिस बॉडी विल इंटरनली डेवलप द स्ट्रेसेस इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज आल्सो नोन एज सिग्मा. It means that when these stresses are basically distributed over this particular area, this is the area on which these stresses are distributed. Let's say that this is area A. अगर आप इस cross section को पूरा करोगे तो इस cross section will be somewhat like this. Let's change the color in order to understand it clearly. This will be the cross section. ये इस cross section में distributed. Let's say that कि इस cross section का area कितना है? A है.
if this cross section area is basically here, it means that these stresses are distributed on this particular area. It means that the internal force which is being produced, in this particular section is what? This is sigma into A. Similarly, in this particular section also, this is sigma into A. Fine. Now, when this body will be safe? This body will be safe when this sigma into A, this sigma into A, this is greater than equal to this P. If this is the case, then the body will safe. अगर ये कम हो गया तो ये यहीं से टूट जाएगा. Also, these are opposite in nature. These two will cancel each other. और इसका इफेक्ट यूटिलाइज हो जाएगा. इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्सियल फोर्स इज बेसिकली द फोर्सेस which are being acted along the axial length of the body, and in order to reduce the effect of axial force, the what body is doing? Body is developing internal stresses. These internal stresses are of the same nature with which you are applying the force. If you are applying tensile force, the stress will also be tensile in nature. अगर आप compressive force लगाओगे तो force अंदर जो डेवलप होगा वो भी कॉम्प्रेसिव ही डेवलप होगा. बाहर से टेंशन दोगे तो अंदर भी टेंशन आएगा, बाहर से कॉम्प्रेशन दोगे तो अंदर भी कॉम्प्रेशन आएगा. ये जो बॉडी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप कराने के लिए जो आपने फोर्स लगाया था, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस इस बॉडी के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे है, तो इनको बोला जाता है नॉर्मल स्ट्रेसेस. और अगर ये टेंसाइल नेचर के तो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेसेस हो गया, अगर ये कॉम्प्रेसिव नेचर के तो ये नॉर्मल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस हो गया. ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस हो गया. अगर ये नॉर्मल टेंसाइल है तो टेंसाइल. अगर आप इसकी जगह कॉम्प्रेसिव लगाते तो ये ऑब्वियस ही बात है, इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होता है. आपको तो डायरेक्शन डेवलप होता है. फाइन, बट ये सारे के सारे एक्सियल डायरेक्शन में होते हैं, लेंथ की डायरेक्शन में होते हैं, तभी इनको एक्सियल स्ट्रेसेस बोलते हैं. समझ में आ गया? कॉम्प्रेशन में दबेगा, टेंशन में खींचेगा. बॉडी को ना खींचना है ना दबना है, तो बॉडी उसी नेचर का स्ट्रेसेस डेवलप करेगा जैसा फोर्स आप उसके ऊपर लगाओगे और एक एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. ये हो गई एक्सियल फोर्स की बात. दूसरे टाइप की फोर्स की बात करते हैं तो दूसरा बेसिक फोर्स है वो हमारा है शियर फोर्स. द सेकंड टाइप ऑफ फोर्स इज बेसिकली शियर फोर्स. शियर फोर्स की अगर आप बात करोगे तो व्हाट एग्जैक्टली द शियर फोर्स इज? शियर फोर्स का मतलब होता है वो बॉडी को टूटने नहीं देता, अलग नहीं होने देता है. किस डायरेक्शन में? देखो अभी तक आप लेंथ की डायरेक्शन में बात कर रहे थे, यहाँ से अलग नहीं हो रहा था तो एक्सियल फोर्स था. अभी ये बॉडी कुछ ऐसी है, मान लो इस बॉडी को यहाँ मैंने कहीं फिक्स कर दिया दीवार में, और यहाँ से एक लोड लगा दिया इस पे बॉडी पे, मान लो ऊपर से लगा दिया. अभी क्या था, अभी आपने साइड से खींच रहे थे, अभी आपने ऊपर से लोड लगा दिया, मान लो ये P किलोमीटर का, बट ये बॉडी खींचने में तो नहीं टूट रही थी, तो एक्सियल फोर्स मेंटेन हो रहा था. अब ये ऐसे में नहीं टूट रही है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल तो ये ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर. इट मींस दैट द बॉडी इज नॉट गेटिंग ब्रोकन इन दिस ट्रांसवर्स डायरेक्शन आल्सो. इट मींस दैट द इफेक्ट ऑफ दिस लोड मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड एट ईच एंड एवरी सेक्शन in this transverse direction. So if you will consider any section like this, आपने कोई भी section consider कर दिया like this, and then you will analyze this case, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो P का इफेक्ट है, इस P के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ भी P डेवलप होगा. फाइन, इस P के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे जब P डेवलप हुआ तो इसको इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे भी P डेवलप होगा, और इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे भी P डेवलप होगा सपोर्ट पे. इसका मतलब ये ओवरऑल बॉडी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट P डेवलप हुआ तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया. इस वाले सेक्शन को इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको 1 नाम दे देते हैं. इस 1 वाले सेक्शन को इस P ने न्यूट्रलाइज करके रखा है, और इसको 2 को इसने न्यूट्रलाइज करके रखा है. तो व्हाट इज शियर फोर्स? दिस इज शियर फोर्स. तो शियर फोर्स की अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो शियर फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में टूटने नहीं देती, अलग नहीं होने देती. इट मींस दैट the shear force is that force which will try to maintain the equilibrium between the left and the right part of the body along any section. It means that along any section there will be equilibrium maintained. So these two forces are known as shear forces, which are equal and opposite in direction. Also you can say that the shear force has a transverse direction, whereas the normal force have the longitudinal as well as the perpendicular direction, whereas the shear force has the transverse direction. This is the shear force. Shear forces are developed in order to maintain the equilibrium between the left and right part of the body, that is in transverse direction. अगर आप transverse direction में बात करोगे then it is known as shear force. This is in transverse direction. Fine. समझ में आ गया? सीधे सीधे में नहीं टूटेगा तो एक्सियल फोर्स, ऐसे ऐसे में नहीं टूटेगा तो शियर फोर्स. बॉडी अपने इंटरनली डेवलप कर रहा है सब चीजें. ये इंटरनली डेवलप किया है इसने, ये भी इंटरनली डेवलप किया था. बॉडी की बात कर रहे हैं, बाहरी की बात नहीं कर रहे. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है? वी हैव टू स्टडी द रिस्पांस ऑफ द स्ट्रक्चर, द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर. फाइन, तीसरा टाइप का फोर्स की बात करते हैं. तीसरा है मेरा बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एक्चुअली? बेंडिंग मोमेंट अगर आप एक्सटर्नल की बात करोगे तो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट इज दैट मोमेंट व्हिच इज बीइंग
applied so that it is trying to rotate the body or bend the body. Like for example, अगर ये आपके पास कोई बॉडी है, बेंडिंग मूवमेंट लगा रहे हो, तो पहली चीज तो ये है, बेंडिंग मूवमेंट का मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कुछ ऐसा लग रहा है, मान लो मैं बॉडी को ऐसे मोड़ना चाह रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन व्हिच विल डेवलप अ शेप लाइक दिस. मैं चाह रहा हूँ कि बॉडी की शेप कुछ ऐसी हो जाए. ये मैं चाहता हूँ कि बॉडी की शेप कुछ ऐसी हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ. तो मैंने यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एम लगा दिया, यहाँ भी एम लगा दिया, यहाँ भी एम लगा दिया. तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ शेप. ऐसी शेप में चाहता हूँ यहाँ पे डेवलप कराना, तो मैंने बेंडिंग मूवमेंट लगा दिया. बट बॉडी तो नहीं चाहती, तो मैं चाहता हूँ, तो इसका मतलब एक्सटर्नल हो गया. एक्सटर्नल हो गया. जब भी कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगाते हैं तो बॉडी इंटरनली वैसे ही इफेक्ट डेवलप करता है. अगर वो इंटरनल इफेक्ट एक्सटर्नल इफेक्ट से ज्यादा होता है तो बॉडी सेफ हो जाता है. इट मींस दैट द बॉडी विल ट्राई टू डेवलप एन इंटरनल मूवमेंट दैट वी कॉल एट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. Moment of resistance is the internal moment of resistance, and if this internal moment of resistance is greater than equal to the external moment, then in that case the body will be safe. तभी तो सेफ होगी. और अगर ये इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कम हो गया तो बॉडी फेल हो जाएगा, मुड़ जाएगा. आप नहीं चाहते बॉडी मुड़े, बॉडी में नहीं चाहते बॉडी मुड़े, तो आपने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई है तो बॉडी कुछ इंटरनल मोमेंट डेवलप करेगा. मोमेंट का एग्जैक्ट में मतलब क्या होता है? मोमेंट मैंने आपको बताया, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. का मतलब ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो बॉडी डेवलप करेगी, दिस विल आल्सो बी द force which is being developed by the body. It means that we can say that internal force into the perpendicular distance. Moment of resistance is basically the internal moment of the body which is developed by the body in order to reduce the effect of external bending moment. बाहर से मोड़ रहे हो तो अंदर बॉडी का भी तो कोई ताकत है. मैं आपको घुमा के आपका सर मोड़ दूं तो आप भी कुछ ताकत तो लगाओगे गर्दन से, नहीं मोड़ने दोगे. तो वो इंटरनल आपके रेजिस्टेंस है ना. वो रेजिस्टेंस कहाँ से आया? मोमेंट का. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? फोर्स हो गया. यहाँ इंटरनल फोर्स है. ये वाला मूवमेंट एक्सटर्नल कहाँ से आएगा? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा. इट मींस दैट बॉडी इज प्रोवाइडिंग इंटरनल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस with the help of internal force. This moment of resistance is also known as moment of inertia. Inertia मतलब force. तो moment of inertia is what? Resistance against rotation. Moment of forces will give you moment of resistance. ये तो हो गई बेसिक सी बात. बेंडिंग मोमेंट पे हमने ज्यादा बोल दिया, पीएचडी कर ली. आगे आ जाओ मेन पॉइंट पे. जब मैंने इसको मोड़ने की कोशिश करी तो केस कुछ ऐसा बन रहा है कि ये बॉडी के जो ऊपर वाले फाइबर हैं ये दब रहे हैं. they are trying to they are getting compressed, and the fibers which are present beyond एक पर्टिकुलर पोर्शन they are trying to extend. वो कुछ बढ़ना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं. पर आगे देखो, ऐसे पकड़ो और मोड़ के देखो, ऊपर वाले फाइबर दबेंगे, नीचे वाले फाइबर खींचेंगे. इसका मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे इस एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है, वो फोर्स का जो नेचर है वो है कंप्रेसिव नेचर, और नीचे डेवलप हो रहा है वो टेंसाइल नेचर, नीचे खींच रहा है. इसका मतलब मोमेंट आपने लगाया तो वो मोमेंट ने बॉडी के अंदर क्या करने की कोशिश करी? यहाँ कंप्रेसिव फोर्सेस. कौन सी फोर्सेस होती है? कंप्रेसिव एक्सियल फोर्सेस. यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस डेवलप कर दी, टेंसाइल एक्सियल फोर्सेस. बॉडी को कंप्रेशन और टेंशन दे रहा है. बॉडी क्या करेगी? इंटरनली कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस डेवलप करेगी. इसका मतलब बॉडी जो है इंटरनली भी इस कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे कंप्रेशन डेवलप करेगी, और इंटरनली इस टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ भी टेंशन डेवलप करेगी. यहाँ कंप्रेसिव फोर्सेस, यहाँ टेंसाइल फोर्सेस, अपोजिट नेचर की फोर्सेस. एक अपोजिट नेचर की फोर्स एक पॉइंट को क्रॉस करती है. अगर कंप्रेशन को नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तभी जाओगे जब जीरो होगा. तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस. ये वो एक्सिस होती है जिसपे स्ट्रेसेस जीरो होती है, जिसके ऊपर और नीचे स्ट्रेसेस अपोजिट नेचर की होती है. कंप्रेसिव या टेंसाइल डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट का नेचर क्या है. ये जो नेचर आपके सामने बना है ये ऐसे सी बनाना चाहता है, कॉनकेव बनाना चाहता है ऊपर, इसको बोलते हैं सैगिंग नेचर. एक ऐसे करके मोड़ना चाहेगा, इसको बोलते हैं हॉगिंग नेचर. नेचर अपोजिट हो जाएगा, then in that particular case the stresses will also becomes opposite. ऊपर हो जाएगा टेंशन in this particular case, नीचे हो जाएगा compression in this particular case. नीचे के फाइबर दबेंगे, ऊपर के फाइबर खींचेंगे, but the stresses in the neutral axis will remain zero. Fine. Now what exactly is happening? यहाँ पे बॉडी को compression दिया एक्सटर्नल मूवमेंट ने, बॉडी ने इंटरनली भी compression डेवलप किया. यहाँ बॉडी को टेंशन दिया एक्सटर्नल मूवमेंट ने, यहाँ बॉडी ने भी इंटरनली टेंशन डेवलप किया. जो बॉडी को दोगे वही तो डेवलप करेगी ना बॉडी. यहाँ पे बॉडी को टेंशन दिया, टेंशन डेवलप किया था, वही सेम यहाँ पे किया. भाई टेंशन दोगे तो टेंशन देगी, कंप्रेशन दोगे कंप्रेशन देगी. अब ये कंप्रेशन और ये टेंशन मिलके इंटरनल मूवमेंट डेवलप करेगा, जिस मूवमेंट को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. और ये कौन सी फोर्सेस है? ये इंटरनल फोर्सेस है. जो फोर्सेस है ये, जब इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, दे विल गिव यू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स. ये कंप्रेसिव इस डायरेक्शन में, ये टेंसाइल इस डायरेक्शन में, ये दोनों मिलके उल्टा डेवलप करेंगी,
और वो उल्टा इसको रजिस्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा. इट मींस दैट internal moment of resistance, that is the moment of inertia, is basically the internal strength of body against the external bending moment. जब आप बॉडी को बाहर से मोड़ने की कोशिश करोगे, बॉडी इंटरनली कुछ फोर्सेस डेवलप करेगा. वो फोर्स दूसरी नेचर की होगी, जिस नेचर की फोर्सेस एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट डेवलप करा रहा होगा. उन फोर्सेस की हेल्प से वो एक इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट करेगा जो एक्सटर्नल मोमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा. अगर ये इंटरनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा या उसके बराबर है तो बॉडी सेफ रहेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा. फाइन. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सिस के ऊपर. बेंडिंग किस एक्सिस पे हो रही है, क्या हो रही है, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को. ये मैं बीम बना देता हूँ एक छोटी सी. ये मेरे पास बीम हो गई. इस बीम की मैं 3 एक्सिस खींच देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द केस एंड द कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और एक एक्सिस बाहर आ रही है आपके पास आपके फेस पे. दिस इज जेड एक्सिस. तो वी हैव टू मार्क दिस एक्सिस. लेट्स मार्क दिस एक्सिस. This is y axis, ये हो गया भैया y axis. This is x axis, this is z axis. Z axis coming towards you, this is out of the screen, perpendicular to the screen. You can say that. Fine. Now what exactly is happening? अगर आप बीम को पकड़ के if you are trying to rotate it like this, if you are trying to develop the movement like this, ऐसा कुछ movement दोगे तो बीम ऐसे मुड़ेगा. आपकी तरफ आ रही है z axis. It means that the C shape will be developed along this particular axis which is coming towards you. It means that when you are trying to develop a movement like this, या फिर or either you can say that if the load is coming like this, ऐसे आ रहा है लोड, मान लो फॉर एग्जांपल लोड इज एक्टिंग लाइक दिस, तो बीम ऐसे मुड़ेगा. इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द एक्सिस? आपके पास आ रही है, आपके सामने जेड एक्सिस है. अगर सामने से अगर कोई चीज मुड़ रही है, सी बन रहा है, तो इसका मतलब द सी इज बेसिकली दिस इज द एक्सिस, दिस एक्सिस. इट मींस दैट द बेंडिंग इज अलोंग विद एक्सिस जेड एक्सिस. इसका मतलब इफ द लोड इज फ्रॉम द वाई एक्सिस, if the load is from the y axis, then the bending will develop along z axis. Similarly, अगर आप आपकी तरफ से लोड लगा रहे हो, आप धक्का मार रहे हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, सामने आपके पास बीम रखी है, आंख बंद करो और फोर्स लगा के देखो, तो C किधर बनेगा? C will be like this. किस एक्सिस के अलाउंग? Y एक्सिस के अलाउंग बनेगा. ये Y एक्सिस है. अगर मैं यहाँ से इसको पुश करूंगा, दबाने की कोशिश करूंगा, तो ये ऐसे ही तो मुड़ेगा. किस एक्सिस के अलाउंग? Y एक्सिस. का मतलब ये है कि whenever we are trying to apply the load can be applied vertically or it can be applied horizontally. If you are applying the vertical load, then the moment is along Z axis. And if you are applying the horizontal load from your side, then in that case the rotation is along vertical axis, that is along Y axis. But the bending is never along X axis. You cannot bend the beam along X axis because this axis is basically passing through the cross section like this. This is passing through the cross section like this. ये यहाँ से pass हो रहा है इस cross section से. It means that you cannot bend the body along X axis. X axis के अलावा आप body को bend नहीं कर सकते. Bending will always occur along transverse. ध्यान रखना, just remember this name, transverse centroidal axis. ट्रांसवर्स सेंट्रोइडल एक्सिस पे ही बेंडिंग हो सकती है. बेंडिंग कैन नेवर अकर अलोंग एक्स एक्सिस. इज व्हाट? ट्रांसवर्स सेंट्रोइडल एक्सिस कौन कौन सा हो गया? वाई एंड जेड एक्सिस. नाउ व्हाट इज एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस इज longitudinal. X axis is what? X axis is longitudinal centroidal axis. Longitudinal centroidal axis along this. This is X axis. Fine. Now let's go to the another force, that is torsion. Now let's talk about torsion. This is the next type of force. Now torsion is basically, you can say that it is directly related to the bending moment only. Now what is torsion? In the case of beam, the bending goes along either z axis or y axis. Fine. But it's never along x axis. But in the case of torsion, the bending is always along. The rotation, you can say that, or you can say the twisting. The twisting longitudinal centroidal axis. The twisting is along longitudinal centroidal axis in case of torsion. सबसे बढ़िया example है fan. Just look at the fan rod, the rod which is holding the fan. And if the fan is moving, and move नहीं कर रहा होगा, but if it is moving, then you can say that is moving along which axis? If this is the shaft, for example, if this is the shaft and like this is the shaft. This is the length of the shaft, and this is the axis. The shaft कहाँ rotate करता है? इससे घूमता है. It means that is rotating along which axis? It is rotating along x axis. This is y axis. This is z axis. Is coming out of this screen. The shaft is rotating along which axis? Along the x axis, which is longitudinal centroidal axis. This is the twisting axis. समझ में आ रहा है?
In the case of bending, the stresses which were developed, these were normal stresses. Compression and tension is what? These are normal stresses. See, this is compression and tension. These are axial stresses, normal stresses. But in the case of torsion, if you just look into this properly, then you can say that what exactly is happening when twisting is occurring, then this cross section is moving like this, and इस cross section के just पीछे वाला cross section, it is also moving like this. It means that between these two cross section there is a force like this, and whenever this kind of force occurs, it means that this force is basically the shear force. It means that this force, which is the transverse force, this is what? This is the shear force like this. But in case of bending, what was happening? In case of bending, what was happening? You are trying to bend the beam like this. It means that such kind of forces are developing, and such kind of forces are basically what? These are axial forces, and these are transverse forces. Transverse forces are shear forces. In case of torsion, it means that the shear stress comes into picture. So if somebody will ask you in the question that in the case of pure torsion, what will be the value of normal stresses? The normal stresses are stresses like this. यहाँ पे कोई ऐसा stress आ रहा है नहीं, यहाँ पे rotation आ रहा है. It means that here the stresses are like that. It means that in the case of pure torsion, the normal stresses are zero. Normal stresses are zero. If somebody will ask you what will be the case in case of pure bending case, pure word should be written there. In the case of pure bending, the forces are like this only along the length. It means that there is no transverse force. The shear forces will be zero. In the case of pure torsion, normal stresses are zero. In the case of pure shear, in the case of pure torsion, the normal stresses are zero. In the case of pure bending, the shear stresses will be zero. So these are the four important types of forces which you have to understand. इनको हम separately अभी chapter से पढ़ेंगे. We'll cover these things, but for now you have to remember these things. What we are studying the response or behavior of the structure against external loading system. Whenever you are trying to apply the external force, जब भी कोई external force लगाओगे तो body उस force को resist करने के लिए उसी nature का force develop करेगा. Axial लगाओगे तो axial develop करेगा जो normal होता है. Shear लगाओगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन तो shear डेवलप करेगा जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है. बेंडिंग मोमेंट की तरह मोड़ोगे तो वो अंदर से बेंडिंग मोमेंट और रेजिस्टेंस ही देगा जो या तो z या फिर y एक्सिस पे होगा. दैट इज बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा. ट्रांसवर्स सेंट्रोइडल एक्सिस पास सेंट्रोइड से हो रही है, प्योर की बात चल रही है. टॉर्जन की बात करोगे तो वो अपनी सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग ट्विस्टिंग जनरेट करने को रोकेगा, होल्ड करेगा. दिस विल बी द केस ऑफ torsion. So I have cleared the basic of forces. These are the important topics which can be asked in the examination directly. So this is Yes Pandey signing off this session. Take care. Bye bye. Have a nice day. Thank you.